गांव में नथुराम नाम का एक दुकानदार रहता था, जिसका मंचूरियन का दुकान था। उसके दुकान में रामू नाम का एक आदमी सालों से मंचूरियन बनाया करता था। रामू के हाथ के बने मंचूरियन बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे, जिसे खाने के लिए रोज लंबी लाइन लगी रहती थी। कभी कभी तो यूं भी होता था कि दुकान पर मंचूरियन खत्म हो जाता था, मगर लोगों की भूख और इच्छा खत्म नहीं होती थी। हाल कुछ यूं था कि गांव की औरतें जब अपने पतियों से कहती, सुनो जी, आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा, तो उनके पति कहते, अरे अगर तुम मुझे सच में खुश देखना चाहती हो तो फिर खाना मत ही बनाओ। क्या मतलब है आपका? अरे मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि मैं सीधे जहर ही खा लूं। मरना तो दोनों ही खाकर है ना? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं बहुत गंदा खाना बनाती हूँ। सालों से मेरे ही बने खाने पर जिंदा हो तुम। जिंदा मैं तुम्हारे खाने पे नहीं, बल्कि रामू के हाथ के मंचूरियन पे हूँ। तुम्हारा बना खाना तुम ही खाओ, मैं तो चला रामू के मंचूरियन खाने। और बस इसी तरह बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े, सभी नथुराम की दुकान पर जमा हो जाते। रामू मंचूरियन बनाते हुए सबसे कहता, अरे अरे धक्का मुक्की मत करो भाई, सबको मिलेगा। आपका ये रामू कभी किसी को बिना खाए जाने नहीं देगा। नथुराम ऐसी भीड़ देख बड़ा खुश होता था। गल्ले पर बैठा वो पैसे गिनते हुए मन में सोचता था, इस रामू के पहले भी मैंने कई लोगों को मंचूरियन बनाने के लिए रखा है, पर आज तक कभी भी मेरी इतनी कमाई नहीं हुई। ना जाने इस रामू के पास ऐसी कौन सी जादुई रेसिपी है कि कोई भी दूसरा इसके जैसा मंचूरियन बना ही नहीं सकता। नथुराम को याद आया कि एक बार बातों बातों में ही रामू ने उससे कहा था, सेठ जी, दरअसल मंचूरियन बनाना मुझे बचपन में मेरी दादी ने सिखाया था। उनके पास एक जादुई रेसिपी थी जो उन्होंने कभी भी किसी को नहीं दी थी। तब मेरे जन्मदिन के तोहफे में उन्होंने मुझे वो जादुई रेसिपी दी थी। उनकी वो जादुई रेसिपी को मैंने आज तक अपनी घर की तिजोरी में संभाल कर रखा है। नथुराम को ये अचानक से याद आया और याद आते ही उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल घूमने लगा। उसने सोचा, अगर मैं कभी किसी तरीके से इस रामू की तिजोरी से वो जादुई रेसिपी चुरा लूं, तो फिर मैं खुद ही मंचूरियन बना सकता हूँ और इसे नौकरी से निकाल कर ज्यादा पैसे भी कमा सकता हूँ। मुझे रामू को पगार भी नहीं देना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द और अमीर बन जाऊंगा। बस यही सोचकर नथुराम ने रामू की जादुई रेसिपी चोरी करने की सोची। रात को नथुराम रामू के घर के पास पहुंच गया। बाहर से घर में अंधेरा देख नथुराम बोला, लाइट बंद है, इसका मतलब कि रामू सो गया। अब कहीं कोई खतरा नहीं। नथुराम घर के आसपास चक्कर लगाने लगा कि तभी उसे एक आधी खुली खिड़की दिखी। वो खिड़की देख हंसते हुए बोला, अरे रात के समय भी घर की खिड़की खुली रखी है। ये रामू जैसे ही बेवकूफ लोग होते हैं जिन्हें चोर आसानी से लूट लेते हैं। नथुराम ने बिना कोई आवाज किए खिड़की खोली और दबे पैरों से घर के अंदर कूद गया। उसने अपनी छोटी सी टॉर्च जलाई और रामू को देखा। रामू सो रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसके तकिए के नीचे से चाबी लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रामू ने करवट ली। नथुराम डर गया। नथुराम ने एक बार फिर कोशिश की और आहिस्ता से तकिया उठाकर उसके नीचे से तिजोरी की चाबी ले ली। अब बस इस तिजोरी को खोलकर जल्दी से जादुई रेसिपी लेकर निकलता हूँ। नथुराम ने बिना देर किए तिजोरी खोली, मगर तिजोरी खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल तिजोरी में जादुई रेसिपी की जगह एक जूता रखा हुआ था और जूते के साथ एक कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, तुम जैसे आदमी को जूते ही मिलने चाहिए।
ये देख नथुराम हैरान हो गया कि तभी पीछे से एक आवाज आई। तो सेठ जी, मिल गई क्या जादुई रेसिपी? नथुराम ने मुड़कर देखा तो सामने रामू खड़ा था। रामू को देखते ही नथुराम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रामू बोला, सेठ जी, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि आपको ये बता देता कि मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी कहाँ रखी हुई है। ये तो बस मैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए कहता हूँ कि तिजोरी में रखी हुई है, ताकि कोई भी चोर चोरी नहीं कर पाए। रामू के सामने नथुराम बहुत शर्मिंदा हुआ। वह अपने किए के लिए माफी मांगते हुए बोला, अरे रामू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कृपा करके आप अभी जाइए सेठ जी, मैं आपसे कल बात करता हूँ। अगले दिन जब नथुराम ने अपनी दुकान खोली तो देखा कि उसकी दुकान के सामने एक ठेले पर दुकान लगी है और वहाँ रामू खड़ा है। वो रामू के पास गया और उसका ठेला देखते हुए बोला, अरे रामू, ये सब क्या है? ये मेरे मंचूरियन की नई दुकान है सेठ जी। अब से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। ये सुनते ही नथुराम डर गया। नहीं नहीं रामू, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई। उस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आपने जो भी किया वो गलती नहीं बल्कि विश्वासघात है। मुझे ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना जो अपने ही साथ वालों का बुरा चाहे। नथुराम बेबस था। कुछ देर के बाद उसने देखा कि उसके रोज के सभी ग्राहक रामू की दुकान के आगे भीड़ लगाए खड़े हैं और रामू उन्हें मंचूरियन खिला रहा है और लोग उसके मंचूरियन की तारीफ कर रहे हैं। यह देख नथुराम बड़ा दुखी होता है। तो देखा आपने किस तरह लालच इंसान को ले डूबता है। इसलिए हमें जितना मिल रहा होता है उतने में ही खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच हमेशा बड़े दुख का कारण बनता है। अमर हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के स्कूल और कॉलेज में भी वो हमेशा अव्वल आता था। बचपन से उसका सपना था कि वो बड़ा होकर IAS बनकर अपने देश की सेवा करे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक रोज अमर के पिता की मौत हो गई। घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए अमर की माँ सुरेखा उससे बोली, बेटा, तेरे पिता के असमय मृत्यु के कारण हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। अब हम चाहकर भी तेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तुम IAS बनने की अपनी जिद छोड़ दो। ये सुनते ही अमर को सदमा सा लगा। वो बोला, माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे IAS बनना तो मेरे बचपन से ही सपना है। मैं अपने सपने को ऐसे कैसे छोड़ दूं? अपने पास जितने पैसे हैं उससे या तो इस घर में आटा दाल आ सकता है या फिर तेरी किताबें। अब सब कुछ तेरे हाथ में है बेटा। अमर ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी माँ से बोला, माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ना तो मुझे IAS बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा और ना ही हम लोग भूखे मरेंगे। मगर ऐसा कैसे होगा बेटा? माँ, मैं शहर जाकर नौकरी करूँगा, पैसे कमाऊंगा ताकि अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकूं। और बस इसके बाद अमर अगले ही दिन अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर शहर आ गया। इस बड़े से शहर ने छोटे से अमर को जल्दी नहीं अपनाया। नौकरी के लिए अमर को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आखिर काफी ठोकर खाने के बाद उसे एक वॉचमैन की नौकरी मिली। एक बड़ी सी बिल्डिंग के गेट के पास अमर कुर्सी पर बैठता और चौकीदारी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता। एक दिन अमर अपनी किताब में आंखें गड़ाए हुए था कि तभी तेजी से एक गाड़ी का हॉर्न बजा। अरे ओ वॉचमैन, सुनाई नहीं देता क्या? कहाँ खोया हुआ है? ये सुनते ही अमर तेजी से उठा और गेट खोलने लगा। तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा गया है या फिर आराम फरमाने के लिए? अब माफी चाहूंगा साहब, वह मैं पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से ध्यान नहीं गया। इस बात पर आदमी भड़कता हुआ बोला, अरे ड्यूटी पर तू क्या कॉमिक्स पढ़ने आता है? लगता है बिल्डिंग वाले से तेरी कंप्लेन करनी पड़ेगी। नहीं नहीं साहब, मैं कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ रहा था, बल्कि मैं तो IAS की तैयारी कर रहा था। इतना सुनते ही आदमी जोरों से हंसा। अबे तुझे पता भी है IAS क्या होता है?
अब वॉचमैन भी आईएएस बनने लग गए तो समझो देश तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आज के बाद अगर तुझे पढ़ता देखा तो नौकरी से निकाल दूंगा। उस आदमी की बातें सुनकर अमर को बहुत बुरा लगा, मगर नौकरी खोने के डर की वजह से वो उससे कुछ कह न पाया। उसने अपने आप से कहा, अब से अगर मैंने यहाँ पढ़ाई की तो मेरी नौकरी जाने का खतरा है, इसीलिए मुझे पढ़ाई करने के लिए कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। उस दिन के बाद से अमर प्रतिदिन सुबह से शाम तक नौकरी करता और फिर रात को घर जाने के बाद सूरज उगने तक पढ़ाई करता। सारी रात जागने के कारण अक्सर उसकी ड्यूटी पर आंख लग जाती है, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है। अरे वॉचमैन, इसको अपना घर या पार्क समझ रखा है क्या? यहाँ क्या सोने के लिए आता है? माफ कीजिए साहब, वो जरा आंख लग गई थी। अरे दिन में सोता है तो रात में क्या करता है? दरअसल साहब मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए शाम को घर जाने के बाद पूरी रात पढ़ना पड़ता है। अमर की ये बात सुनकर उस आदमी ने हंस दिया। अरे पागल, इस देश में राजा का बेटा ही राजा बनता है। कभी सुना है कोई चौकीदारी करने वाला आईएएस बन गया हो? इसीलिए पढ़ाई लिखाई में अपना समय मत खराब कर और सीधे से चौकीदारी कर, उसी में तेरा फायदा है, वरना इस नौकरी से भी हाथ धोनी पड़ेगी। अमर को प्रतिदिन इस तरह की बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन ये सब बातें मिलकर भी उसका मनोबल नहीं तोड़ पाती थी। वो जी जान से अपनी तैयारी में जुटा रहता था कि अचानक एक दिन बिल्डिंग वालों ने गेट के पास की कुर्सी खाली देखी। अरे आज ये वॉचमैन क्यों नहीं आया? घर पर घोड़े बेचकर सो रहा होगा, आने दो उसे। आज उसे इस नौकरी से निकाल ही देते हैं। करता है चौकीदारी और सपने देखता है आईएएस बनने का। पर उस दिन के बाद से अमर उस सोसाइटी में चौकीदारी करने नहीं आता है और न जाने अचानक कहाँ लापता हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सोसाइटी वाले मेन गेट के पास कुछ बातें करते रहते हैं कि तभी 4 लाल बत्तियों वाली गाड़ियाँ गेट के अंदर आते दिखती हैं। सभी लोगों की आंखें उन गाड़ियों पर थी। गाड़ियों के रुकते ही कुछ पुलिस वाले उतरे और उन्होंने एक बड़ी सी सफेद कार के पास जाकर गेट खोला। गेट के खोलते ही उसके अंदर से एक स्मार्ट सा व्यक्ति निकला, जिसका चेहरा देखकर सभी सोसाइटी वाले चौंक गए। अरे ये तो अमर है, वही अमर जो हमारे यहाँ चौकीदारी करता था। लोगों को उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अमर कार से बाहर निकलकर उन लोगों के पास आता है। उसके हाथों में मिठाई के कुछ पैकेट थे। उसने उन लोगों को मिठाई देते हुए कहा, दरअसल मैंने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया था और बहुत जल्दी में ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। मेरे आईएएस बनने का सपना पूरा हो गया और संयोग से इसी जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया हूँ। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग अचंभित रह गए और जिन्होंने अमर का मजाक उड़ाया था उनकी आंखें शर्म से झुक गई। अमर ने उनकी तरफ देखकर जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था बोला, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, जीवन में कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मेहनत करने वाला चाहे राजा का बेटा हो या ना हो, मगर अपनी मेहनत के दम पर राजा बनकर दुनिया पर राज कर सकता है। इतना कहकर अमर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी सरसराती हुई वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने की चाह में अपनी रातों की नींद बर्बाद कर देते हैं। सफलता अमीरों की नहीं बल्कि मेहनत करने वालों की गुलाम होती है। किसी ने सही कहा है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाला